बारिश की तेज धाराएं रात के अंधेरे में ऐसे टपक रही थी जैसे आसमान से कोई जख्म खुल गया हो। उत्तराखंड के उबड़-खाबड़ इलाके में बसे एक छोटे से गांव रामगढ़ के बाहर घने जंगलों के बीच जमीन के अंदर एक पुरानी गुफा थी। सदियों से उस गुफा के बारे में कहा जाता था कि उसमें कोई प्रवेश करे तो वापस नहीं लौटता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस गुफा के रास्ते सीधे पाताल लोक तक जाते हैं, जहां काला नाग और अग्नि के राक्षस रहते हैं। लेकिन उस रात एक बिजली की कड़क के साथ गुफा के भीतर घना कोहरा फैल गया और धरती हिलने लगी। विक्रम सिंह राठौर, सेना का एक पूर्व कमांडो, उसी गांव के एक किनारे अपनी छोटी सी कुटिया में बैठा बारिश को देख रहा था। उसका चेहरा कठोर था, आंखों में एक अनोखी पीड़ा थी। 3 साल पहले उसकी टीम लद्दाख के एक मिशन में धोखे से मारी गई थी और तब से वह दुनिया से कटकर इस गांव में रह रहा था। उसने सोचा था कि अब वह हमेशा के लिए शांति से रहेगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रात के करीब 2 बजे उसने एक भारी धमाके की आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे पहाड़ फट रहा हो। वह तुरंत बिस्तर से उठा और अपनी पुरानी सर्विस राइफल उठाकर बाहर निकल गया। बारिश ऐसी हो रही थी कि 2 कदम दूर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नज़र एक अजीब लाल चमक पर पड़ी जो जंगल की ओर से आ रही थी। वह उस चमक के स्रोत की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगल और घना होता गया। पेड़ों की शाखाएं मानो उसे रोकना चाह रही थी। रास्ता फिसलन भरा था, उसके पैर कीचड़ में धंस रहे थे, लेकिन वह बार बार गिरकर भी उठता रहा। लगभग आधे घंटे की कठिन यात्रा के बाद वह उस पुरानी गुफा के मुंह पर पहुंच गया, जिसे गांव वाले काली घाटी का दरवाजा कहते थे। गुफा के मुंह पर एक विशाल शिला खिसककर किनारे हट गई थी और उसके नीचे से एक भयावह रोशनी निकल रही थी। विक्रम ने अंदर झांका तो उसने देखा कि वहां कोई आग नहीं जल रही थी, बल्कि एक पूरा कमरा सोने और हीरों से जगमगा रहा था। लेकिन खजाने के साथ ही उसे एक शिलालेख भी दिखा, जिस पर प्राचीन संस्कृत में कुछ लिखा था। वह धीरे से अंदर घुसा। अंदर का तापमान अचानक गिर गया। ऐसा लगा जैसे कोई ठंडी सांस उसके गले पर हो। शिलालेख पढ़ना उसे नहीं आता था, लेकिन उसने फोन से तस्वीर खींची। तभी उसके पीछे एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। विक्रम ने पलटकर देखा तो उसकी रूह कांप गई। वहां एक विशालकाय प्राणी खड़ा था जो आधा इंसान और आधा भेड़िया लग रहा था। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और दांत चाकू की धार जैसे नुकीले थे। विक्रम ने तुरंत अपनी राइफल तानी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्राणी ने एक छलांग लगाई और विक्रम को वहीं पटक दिया। राइफल छूटकर दूर जा गिरी। विक्रम ने अपनी छुरी निकाली, लेकिन वह प्राणी उसकी पहुंच से बाहर था। बस एक झटके में उसने विक्रम के कंधे पर अपने पंजे गड़ा दिए और वह बेहोश हो गया। जब विक्रम की आंख खुली तो वह अपनी ही कुटिया में बिस्तर पर था। उसका कंधा पट्टियों में लिपटा हुआ था और पास में गांव के एक बूढ़े संतरी बैठे थे, जिनका नाम गुरु द्रोण था। गुरु द्रोण का चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में एक अलौकिक चमक थी। विक्रम ने पूछा कि क्या हुआ। गुरु द्रोण ने गंभीरता से कहा, बेटा, तुम उस गुफा में चले गए थे जिसे खोलने के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी इंतजार कर रहा था। उस गुफा में कोई साधारण खजाना नहीं है। वहां पर काली घाटी का दिव्यास्त्र है, एक ऐसा अस्त्र जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। उस अस्त्र को पाने के लिए कई ताकतें पीछे पड़ी हैं। उस प्राणी ने तुम्हें मारा नहीं क्योंकि वह सिर्फ रखवाला है। असली खतरा तो अभी आना बाकी है। विक्रम ने अपनी जेब से उस शिलालेख की तस्वीर निकाली और गुरु द्रोण को दिखाई। गुरु द्रोण ने तस्वीर देखी और उनकी आंखें फटी रह गईं। उन्होंने कहा, यह किसी भाषा में नहीं, बल्कि 5000 साल पहले के एक खोए हुए राजा का लेख है। इसमें लिखा है कि जो 5 परीक्षाओं को पार करेगा वही इस अस्त्र का स्वामी होगा। पहली परीक्षा आग की है, दूसरी पानी की, तीसरी हवा की, चौथी पत्थर की, 5वीं समय की। तुम अकेले यह नहीं कर सकते विक्रम। लेकिन विक्रम ने अपने दांत भींच लिए। उसने कहा, गुरुजी, मैंने अपनी पूरी टीम खो दी है। मुझे अब कोई डर नहीं है। मैं यह अस्त्र पाकर उसे तबाह कर दूंगा ताकि कोई उसका दुरुपयोग न कर सके। बातें ही हो रही थी कि अचानक बाहर हेलीकॉप्टरों की आवाज गूंजी। 5 बड़े काले हेलीकॉप्टर गांव के ऊपर मंडरा रहे थे और वायुसेना के जवान रस्सियों से उतर रहे थे। असल में वे सेना के जवान नहीं थे, बल्कि एक निजी सैन्य संगठन ब्लैक होराइजन के ठग थे, जिसका मालिक एक शातिर व्यापारी कबीर दास था। कबीर दास को भी इस खजाने के बारे में पता चल गया था और वह उस अस्त्र को अपने कब्जे में लेना चाहता था।
विक्रम और गुरु द्रोण ने देखा कि पूरा गांव घिर गया है। गुरु द्रोण ने विक्रम को एक छोटा सा लाल कपड़ा पकड़ाया और कहा, यह बुलेट प्रूफ है और इसमें तुम अदृश्य हो सकते हो, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। तुम्हें तुरंत जंगल की दूसरी गुफा के रास्ते भागना होगा, जो सीधे काली घाटी की दूसरी मंजिल तक जाती है। मैं यहाँ इनसे निपटता हूँ। विक्रम ने विरोध किया, लेकिन गुरु द्रोण ने कहा, अब समय बर्बाद मत कर। विक्रम ने लाल कपड़े को ओढ़ लिया और उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो गया। वह दरवाजे से बाहर निकला और जंगल की ओर भाग गया। पीछे से गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की आवाजें आ रही थी। वह बिना रुके भागता रहा। लगभग 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद उसने एक और गुफा देखी, जो बेहद छोटी थी। उसने अपने कंधे के दर्द को नजरअंदाज करते हुए गुफा में प्रवेश किया। अंदर पूर्ण अंधकार था। उसने अपनी फोन की लाइट जलाई तो पता चला कि यह एक सुरंग है जो धीरे धीरे गहराती जा रही थी। तभी अचानक उसके पीछे का रास्ता बंद हो गया और दीवारों के अंदर से आग की लपटें फूटने लगी। यह पहली परीक्षा थी, आग की परीक्षा। विक्रम ने चारों ओर देखा। आग उसके चारों तरफ बढ़ती जा रही थी। उसके पास सांस लेने की जगह कम होती जा रही थी। उसने देखा कि आग सिर्फ जमीन पर फैल रही थी, दीवारों पर नहीं। फौरन उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई और दीवारों को कूदते हुए एक झूले की तरह उछलता चला गया। वहां एक ऊंची छत थी। उसने छत की दरारों को पकड़कर लटका हुआ रास्ता बनाया। अपने कमांडो ट्रेनिंग के दम पर वह एक पाइपलाइन की तरह पूरी लंबाई को पार करने लगा। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार 10 मिनट के संघर्ष के बाद वह आग के दायरे से बाहर निकल आया। उसके कपड़े जल चुके थे, लेकिन वह जिंदा था। आग के बाद आया पानी। अचानक फर्श के नीचे से एक विशाल जलधारा फूट कर उछली और पूरी सुरंग पानी से भर गई। विक्रम पानी में तैरने लगा, लेकिन धारा उसे गहरे तल में खींचने लगी। उसने अपने फेफड़ों में हवा भरी और नीचे गोता लगाया। नीचे उसने देखा कि एक विशाल जलचर उसका इंतजार कर रहा था, एक विशालकाय मगरमच्छ से भी भयानक प्राणी जिसका शरीर पानी में चमक रहा था। विक्रम के पास न तो हथियार था और न ही कोई चाकू। तभी उसे याद आया कि उसकी बेल्ट में एक छोटी सी पनडुब्बी माकर थी जो तेज रोशनी छोड़ती है। उसने माकर तोड़ा और एक बेहद तेज रोशनी पैदा की। वह विशाल जलचर रोशनी से भयभीत होकर पीछे हट गया। विक्रम ने इसी मौके का फायदा उठाया और ऊपर की ओर तैरा। उसने एक पत्थर को जोर से धक्का दिया तो एक दरवाजा बना और पानी बाहर निकल गया। वह बुरी तरह से थक चुका था, लेकिन अभी 3 परीक्षाएं बाकी थी। अब वह एक विशाल हॉल में पहुंचा था, जहां हवा इतनी तेज बह रही थी कि खड़ा होना मुश्किल था। यह तीसरी परीक्षा थी, हवा की परीक्षा। तेज हवाएं उसे उठाकर दीवारों पर पटक रही थी। उसने देखा कि हॉल के बीचों बीच एक 7 सितारा धरातल बना है, जिसमें एक छेद है। उस छेद में घुसना ही अगली मंजिल का रास्ता था, लेकिन हवाएं इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी व्यक्ति सीधे खड़ा होकर नहीं चल सकता था। विक्रम ने एक तरकीब सोची। उसने अपनी शर्ट फाड़ी और उसे पत्थरों से बांधकर एक तरह की स्लेज बनाई। फिर वह लेट गया और धीरे धीरे जमीन पर रेंगने लगा। हवाएं उसकी पीठ पर वार कर रही थी, लेकिन वह जमीन के कोनों को पकड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। करीब 1 घंटे के रेंगने के बाद उसने उस छेद को छू लिया और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई थी। वह छेद में कूद गया। छेद में गिरते ही विक्रम ने अपने आप को एक अंधेरी खान में पाया, जहां हर तरफ पत्थर की विशाल मूर्तियां खड़ी थीं। चौथी परीक्षा, पत्थर की परीक्षा। अचानक वे मूर्तियां जीवित हो उठीं और उसकी ओर बढ़ने लगीं। उनके विशाल हाथ ठीक उसी चाल में आगे बढ़ रहे थे। विक्रम समझ गया कि यहाँ हथियार बेकार है, क्योंकि पत्थर को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। उसने ध्यान से उन मूर्तियों के चलने के तरीकों का अध्ययन किया। उसने देखा कि हर मूर्ति अपने पैरों के नीचे के पत्थरों के दबाव से चलती थी, और एक पैटर्न था जो सिर्फ विपरीत दिशा में चलने पर सुरक्षित होता था। उसने अपनी पूरी गति से तीर की तरह उछलना शुरू कर दिया, उन मूर्तियों के बीच से गुजरते हुए, ऐसे नाचता हुआ जैसे कोई बैले डांसर। एक बार एक विशाल पत्थर की मूष्टि उसके सिर पर आ गिरी, लेकिन उसने ठीक वक्त पर कूदकर खुद को बचाया। अंत में उसने एक दीवार पर बने प्राचीन चिन्हों पर हाथ रखा और मूर्तियां जहां की तहां स्थिर हो गईं। वह आखिरी मंजिल पर पहुंच गया था, समय की परीक्षा। समय की परीक्षा का कमरा पूरी तरह से अंधेरा था। बीच में एक रेत का घड़ा रखा था जिसमें आखिरी दाने गिर रहे थे।
विक्रम ने देखा कि उस घड़े के चारों ओर एक पहेली लिखी है, अगर तुम एक कदम आगे बढ़े तो 100 साल पीछे चले जाओगे, अगर पीछे बढ़े तो 10 मिनट आगे। सही समय पर सही जगह पर कदम रखने वाला ही असली विजेता होगा। विक्रम घबरा गया, क्योंकि यहाँ पर कोई तरकीब काम नहीं करती, यहाँ रणनीति चाहिए थी। उसने सोचा, अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं इतिहास में खो जाऊंगा, अगर पीछे बढ़ूंगा तो भविष्य में, लेकिन मुझे इसी क्षण पर कब्जा करना है। उसने आंखें बंद कर ली और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी। उसे याद आया कि गुरु द्रोण ने कहा था, सच्चा योद्धा समय का गुलाम नहीं होता, बल्कि समय उसका होता है। उसने एक साहसिक कदम उठाया, न आगे न पीछे, बल्कि घड़े के ठीक ऊपर कूदकर रेत के उस छोर को पकड़ लिया जहां से दाने गिर रहे थे। अगले ही पल पूरा कमरा जगमगा उठा, घड़ा गायब हो गया और उसके सामने एक विशालकाय सिंहासन पर काली घाटी का अस्त्र दिखाई दिया, एक चांदी का तीर और धनुष जो अपने आप चमक रहा था। लेकिन तभी पीछे से कबीर दास अपने 5 हथियारबंद आदमियों के साथ वहां आ पहुंचा। उसकी शक्ल से लगता था कि उसने भी गुफा के दूसरे रास्ते से यात्रा की थी। उसने कहा, बहुत होशियारी दिखाई तुमने, कमांडो साहब, लेकिन यह अस्त्र अब मेरा है। उसने अपने आदमियों को तीर उठाने का इशारा दिया। विक्रम ने बिना समय गवाए अपने एक ही झटके में सिंहासन से धनुष उठा लिया और उसमें तीर चढ़ाया। उसने तीर हवा में छोड़ दिया, लेकिन वह तीर किसी को नहीं लगा, बल्कि कमरे के बीच में जाकर स्थिर हो गया और फिर एक सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। वह रोशनी इतनी तीव्र थी कि सबने अपनी आंखें बंद कर ली। जब आंखें खुली तो कबीर दास और उसके सभी आदमी वहां से गायब थे। उस रोशनी ने उन सबको एक अलग आयाम में भेज दिया था, जहां से वापसी नहीं थी। विक्रम ने धनुष और तीर को अपने हाथ में लिया और यह देखकर हैरान रह गया कि वह धनुष धीरे धीरे पिघलने लगा और फिर उसके हाथ पर एक नीले रंग का तिलक बन गया। उसे पता चला कि असली अस्त्र कोई हथियार नहीं, बल्कि एक ज्ञान था जो उसके अंदर ही रह गया था। वापस गांव लौटकर उसने देखा कि गुरु द्रोण ने कबीर के सभी हमलों को विफल कर दिया था, हालांकि वह स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गए थे। विक्रम ने उस ज्ञान का उपयोग पूरे गांव को समृद्ध बनाने में किया और इस घटना के बाद वह फिर कभी अकेला और डरा हुआ महसूस नहीं हुआ। काली घाटी का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया और विक्रम ने उस जगह पर एक स्कूल बना दिया जहां बच्चों को असली खजाने के बारे में पढ़ाया जाता था कि असली खजाना मन की शक्ति और साहस होता है, न कि सोना या चांदी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जीवन में हर अंत एक नई शुरुआत होती है। विक्रम ने जो नीला तिलक अपने हाथ पर प्राप्त किया था, उसकी असली कीमत उसे अभी पता नहीं थी। अगले 3 दिनों तक वह गांव के ही एक कमरे में पड़ा रहा, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में दर्द था और गुरु द्रोण उसकी सेवा कर रहे थे। गुरु द्रोण की हालत भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि कबीर दास के हमले में उनकी रीढ़ की हड्डी में गोली लगी थी, लेकिन वह अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अभी भी जिंदा थे। चौथे दिन की सुबह हुई। सूरज की पहली किरण जब विक्रम के माथे पर पड़ी तो उसे अचानक एक अजीब सी ताकत का एहसास हुआ। उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो नीला तिलक आग की तरह चमक रहा था। उसने महसूस किया कि अब वह उन चीजों को देख सकता है जो एक सामान्य इंसान नहीं देख सकता। जैसे वह गुरु द्रोण के शरीर के अंदर की हड्डियों को देख सकता था और उनमें फंसी गोली को भी। उसने गुरु द्रोण को यह बताया तो द्रोण जी की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उन्होंने कहा, बेटा, यह तिलक तुम्हें खाली हाथ नहीं मिला है। यह त्रिनेत्र शक्ति है, देखने की वह शक्ति जो साधारण आंखों से परे होती है। लेकिन इस शक्ति का एक संतुलन होता है। जितना तुम इसका उपयोग करोगे उतनी ही तुम्हारी आयु कम होगी, क्योंकि यह शरीर से नहीं, आत्मा से ऊर्जा खींचती है। विक्रम को इसकी परवाह नहीं थी। उसने तुरंत अपने सामने के प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया जो गुरु द्रोण के पास रखे थे। उन ग्रंथों में काली घाटी के उस दिव्यास्त्र के बारे में और भी रहस्य लिखे थे। असल में वह तीर और धनुष मात्र एक माध्यम थे। असली शक्ति 4 अन्य स्थानों पर बिखरी हुई थी, एक वायु में, एक अग्नि में, एक जल में और एक धरती के गर्भ में। और इन चारों को मिलाने के बाद ही वह ज्ञान पूरा होता था, जिससे न केवल दुनिया को बचाया जा सकता था बल्कि मरे हुओं को भी जीवित किया जा सकता था। विक्रम के दिल में एक बात कौन थी, उसकी पूरी टीम जो 3 साल पहले मारी गई थी, क्या वे वापस आ सकते थे? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उन 3 साल पुराने नरसंहार को फिर से जिया, कैसे उसके सबसे अच्छे दोस्त कर्ण ने उसे अपने शरीर से ढक लिया था, कैसे रिया ने आखिरी गोली उसे बचाने के लिए अपने सीने पर खाई थी,
कैसे विक्रम खुद बेहोश होकर बर्फ में दब गया था और किसी तरह बच निकला था। उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वह उन चारों तत्वों की शक्तियों को प्राप्त करेगा। रात के 3 बज रहे थे जब विक्रम ने अपना बैग पैक किया। उसने अपने पास मौजूद इकलौते हथियार, एक छुरी, एक रस्सी और एक माचिस की डिब्बी को बैग में रखा। गुरु द्रोण ने उसे एक पुराना कागज दिया जिस पर उन चारों स्थानों के नक्शे थे। पहला स्थान था धरती के गर्भ का रहस्य, जो अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के नीचे एक दबे हुए शहर में था। दूसरा था अग्नि का अमृत, जो इंडोनेशिया के एक ज्वालामुखी के अंदर था। तीसरा था जल का संसार, जो बर्मुडा ट्रायंगल के सबसे गहरे हिस्से में था। चौथा था वायु का किला, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर एक अदृश्य गुफा में था। विक्रम ने सबसे पहले धरती को चुना। वह एक दिन में स्थानीय एयरपोर्ट पर पहुंचा और एक कार्गो फ्लाइट पकड़ी जो उसे अफ्रीका के मोरक्को ले गई। वहां से वह सहारा रेगिस्तान के गहरे इलाके में बैलगाड़ी और ऊंट के जरिए 3 दिनों तक यात्रा करता रहा। चिलचिलाती धूप, रेत के तूफान और पानी की कमी ने उसे लगभग मार ही डाला था, लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। तीसरे दिन की शाम को जब सूरज ढलने लगा तो उसने दूर एक विशालकाय पत्थर का ढांचा देखा जो बिल्कुल एक विशाल मुट्ठी की तरह दिखता था। गुरु द्रोण का नक्शा यहीं खत्म हो रहा था और आगे कुछ नहीं लिखा था। विक्रम ने उस पत्थर के पास जाकर अपने हाथ का तिलक लाल किया। तिलक से एक किरण निकली और उस पत्थर के बीच में एक दरार खोल दी। दरार में घुसते ही विक्रम ने अपने आप को एक विशाल भूल भुलैया के अंदर पाया, जहां हर तरफ एक जैसे रास्ते थे। इस बार कोई आग नहीं थी, कोई पानी नहीं था, बल्कि एक सन्नाटा था जो कानों को चीर रहा था। भूल भुलैया में एक चिल्लाहट गूंजी। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा तो एक विशाल रेत का तूफानी प्राणी उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसकी आंखें खाली गड्ढों की तरह थीं। यह वही था जिसे सहारा के लोग जिन्न इकट्ठा कहते थे, जो धरती के गर्भ की रक्षा करता था। विक्रम के पास कोई हथियार नहीं था जो रेत को मार सके। उसने दौड़ना शुरू कर दिया। वह भूल भुलैया के एक कोने से दूसरे कोने तक भागता रहा, लेकिन वह प्राणी भी दीवारों में से गुजरता हुआ उसके पीछे लगा रहता था। तभी विक्रम को याद आया कि तिलक की शक्ति से वह न सिर्फ देख सकता था, बल्कि अगर वह अपना ध्यान किसी एक चीज पर लगा दे तो वह उसके गुणों को अस्थायी रूप से अपने अंदर ले सकता था। उसने अपनी निगाहें जमीन पर जमा दी और ध्यान केंद्रित किया। अगले ही पल उसका शरीर ठोस से तरल में बदल गया। वह भी रेत की तरह बिखर गया और फिर उसी जिन्न के अंदर समा गया। अंदर से उसने जिन्न के दिल को ढूंढा, जो शुद्ध ऊर्जा का एक गोला था, और उसे अपने तिलक की किरण से छू दिया। जिन्न चीखकर बिखर गया और उसकी रेत से एक छोटा सा हीरा निकला, जिसके अंदर धरती का गर्भ का रहस्य समाया था। हीरे को अपनी जेब में रखकर विक्रम सतह पर लौट आया। अब उसके पास 2 शक्तियां थीं, तिलक की शक्ति और धरती का हीरा। उसने अगले ही दिन इंडोनेशिया फ्लाइट पकड़ी, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि कोई और भी इन शक्तियों का पीछा कर रहा था। मोरक्को में ही उसने देखा था कि कुछ छायादार लोग उसकी निगरानी कर रहे थे। वे कबीर दास के बचे हुए साथी थे, जिन्होंने अपने मालिक को बचाने और उसकी विरासत को आगे बढ़ाने की ठान ली थी। उनका नेता था रुद्र, एक पूर्व स्पेशल फोर्सेज का आदमी जो कबीर से भी ज्यादा खतरनाक था। रुद्र ने अपने जासूसों से विक्रम को ट्रैक किया हुआ था। वह नहीं चाहता था कि विक्रम इन शक्तियों को पूरा करे, बल्कि वह खुद उन्हें हड़प कर पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। इंडोनेशिया पहुंचते ही विक्रम ने एक माउंट ब्रोमो ज्वालामुखी की तरफ रुख किया, जो अब भी सक्रिय था। उसके लावे का तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। विक्रम ने स्थानीय शमन से सलाह ली, लेकिन शमन ने कहा कि अंदर जाने से पहले एक विशेष अग्नि स्नान करना पड़ता है, जिसके बिना इंसान जिंदा नहीं बच सकता। उस शमन ने बताया कि यह स्नान एक दूरस्थ गुफा में होता है, जहां 5 दिन तक तपस्या करनी पड़ती है। विक्रम ने वहां जाकर देखा कि वह गुफा एक सफेद गर्म भट्टी की तरह थी, लेकिन उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वह 5 दिनों तक बिना पानी और बिना भोजन के उस गुफा में बैठा रहा, और अपने तिलक की ताकत से उसने अपनी त्वचा को अग्निरोधक बना लिया। 5वें दिन उसका शरीर ऐसे चमकने लगा जैसे कोई अंगारा हो। तब वह ज्वालामुखी के मुख्य छिद्र की तरफ बढ़ा। ज्वालामुखी के अंदर एक दुनिया थी, जहां लावा नदियों की तरह बहता था, और बीचों बीच एक अग्निसिंहासन था, जिस पर आग का एक विशाल पक्षी बैठा था, फिनिक्स। वह पक्षी उग्र था और उसकी एक आंख थी जो हजारों डिग्री गर्मी बिखेर रही थी। विक्रम ने पक्षी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन पक्षी ने उस पर हमला कर दिया।
आग के गोले उसकी तरफ आ रहे थे, लेकिन अब विक्रम अग्निरोधक हो चुका था। वह उन गोलों के बीच से गुजरता हुआ सीधे पक्षी के सामने जा खड़ा हुआ। पक्षी ने अपनी चोंच खोली तो उसके अंदर से एक लावा ज्वाला निकलने लगी। विक्रम ने अपने दोनों हाथों में धरती के हीरे को पकड़ लिया और हीरे की ताकत ने लावे को सोख लिया और उसे शीतल कर दिया। जब पक्षी ने देखा कि उसकी आग नाकाम हो रही है, तो उसने एक बेहद तेज चीख मारी, जिससे पूरा ज्वालामुखी हिलने लगा और आसमान से राख बरसने लगी। विक्रम ने तुरंत अपने तिलक से एक सुरक्षा कवच बनाया और पक्षी को पकड़ लिया। उसके साथ कुश्ती करते हुए उसने पक्षी की गर्दन पर उसी तिलक से एक छाप लगा दी, जिससे पक्षी स्थिर हो गया और उसके मुंह से एक ज्वलंत मणि निकली, अग्नि का अमृत। अब विक्रम के पास 3 शक्तियां थीं, लेकिन बाहर निकलते ही रुद्र अपनी टीम के साथ वहां आ खड़ा हुआ। रुद्र का शरीर पूरी तरह से काले धातु के कवच से ढका हुआ था। उसके हाथ में एक प्लाज्मा राइफल थी, जो एक बार में एक पूरी इमारत को ध्वस्त कर सकती थी। उसने विक्रम को घेर लिया और कहा, बहुत हो गया कमांडो, ये मणियां मुझे दे दो, नहीं तो मैं इस ज्वालामुखी को ही उड़ा दूंगा और तुम इसके साथ जलकर राख हो जाओगे। विक्रम ने देखा कि रुद्र के गले में भी एक पेंडेंट था जो हल्की नीली रोशनी दे रहा था। यह वही शक्ति थी जो दूसरे स्रोत से आई थी, शायद कबीरदास के पिछले प्रयोगों से। विक्रम समझ गया कि रुद्र को हराने के लिए उसे अपनी सभी 3 शक्तियों को एक साथ मिलाना होगा। उसने धरती का हिया, अग्नि की मणि और अपने तिलक की चमक को एक साथ जोड़ा और एक शॉकवेव जारी की, जिससे रुद्र की राइफल टूटकर बिखर गई और उसका कवच चटक गया। रुद्र अचेत होकर गिर पड़ा, लेकिन उसके आदमी विक्रम पर एक साथ टूट पड़े। विक्रम ने बिना समय गंवाए अग्नि की शक्ति का उपयोग करके जमीन पर आग का एक घेरा बना दिया, जिसके पार कोई नहीं जा सकता था। फिर वह हेलीकॉप्टर से वहां से निकल गया। अब उसके पास 2 और तत्व बाकी थे, जल और वायु। सबसे पहले जल का संसार, जो बरमूडा ट्रायंगल के गहरे समुद्र में था। लेकिन इस बार विक्रम ने एक पनडुब्बी किराए पर ली और अपने साथ एक समुद्री जीवविज्ञानी जाह्नवी को लिया, जो इस क्षेत्र की विशेषज्ञ थी। जाह्नवी एक साहसी युवती थी, जिसने बचपन में अपने पिता को उसी समुद्र में खो दिया था और अब वह उस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थी। जब पनडुब्बी बरमूडा ट्रायंगल के त्रिकोणीय केंद्र में पहुंची, तो अचानक सारे उपकरण बेकार हो गए। कंपास पागलों की तरह घूमने लगे और पानी में एक भंवर बन गया जो पनडुब्बी को नीचे खींचने लगा। विक्रम और जाह्नवी ने अपनी जान बचाने के लिए इमरजेंसी एग्जिट का उपयोग किया और बाहर निकल आए। वे पानी में तैर रहे थे, लेकिन भंवर उन्हें गहरे समुद्र की तरफ ले जा रहा था। तभी उनके चारों तरफ विशालकाय ऑक्टोपस के स्पर्श दिखाई देने लगे। यह कोई साधारण ऑक्टोपस नहीं था, बल्कि उसकी सैकड़ों आंखें थीं और वह समुद्र के नीचे के एक प्राचीन मंदिर का रखवाला था। विक्रम ने अपनी अग्नि की मणि को पानी में सक्रिय किया, जिससे पानी का एक बड़ा हिस्सा भाप बनकर उड़ गया और उनके चारों ओर एक गुब्बारा बन गया। इस गुब्बारे की मदद से वे समुद्र की तली तक पहुंच गए। वहां एक सुनहरा मंदिर था, जो पूरी तरह से कोरल और मोतियों से बना था। मंदिर के दरवाजे पर एक शिलालेख था, सत्य की खोज करने वाले को जल अपना रहस्य देता है, लेकिन झूठ बोलने वाला यहां डूब जाता है। विक्रम और जाह्नवी अंदर गए। अंदर एक विशाल जलकुंड था, जिसके बीच में एक पारदर्शी ताबूत था, जिसमें जल की देवी की मूर्ति थी। मूर्ति के हाथ में एक नीला मुकुट था, लेकिन जैसे ही विक्रम ने उस मुकुट को छूने की कोशिश की, कुंड का सारा पानी उठ खड़ा हुआ और उसने एक विशाल जलप्रेत का रूप ले लिया। प्रीत ने कहा, सवाल का जवाब दो, वह क्या है जो इंसान को सबसे गहरे अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है? विक्रम ने उत्तर दिया, आशा। प्रेत हंसा और बोला, गलत। और फिर उसने जाह्नवी को पानी में खींच लिया। जाह्नवी पानी के अंदर जा रही थी। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, सच्चाई। प्रेत रुक गया। हाँ, सच्चाई, क्योंकि अंधेरे में भी सच्चाई की एक किरण होती है जो मार्ग दिखाती है। प्रेत ने जाह्नवी को छोड़ दिया और मुकुट को विक्रम के सामने रख दिया। यह जल का मुकुट था। अब विक्रम के पास 4 में से 3 तत्व थे, धरती, अग्नि, जल। बस एक बाकी था, वायु का किला, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के एक हिस्से में था, जहां कोई आम इंसान नहीं पहुंच सकता था। विक्रम ने जाह्नवी को अलविदा कहा और एक छोटे हेलीकॉप्टर से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचा। वहां से उसने अकेले ही चढ़ाई शुरू कर दी। तापमान -40 डिग्री था। हवा इतनी पतली थी कि हर सांस लेना मुश्किल था। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां का नक्शा ही बदल गया था।
उसने अपने तिलक की शक्ति से एक दरार देखी जो हवा में ही लटकी हुई थी। वह दरार एक अलग आयाम का दरवाजा थी, वायु का किला। वहां घुसते ही तेज हवाओं ने उसे उठा लिया और एक अदृश्य मंच पर पटक दिया। यहाँ कोई जमीन नहीं थी, सिर्फ हवा के थपेड़े थे, और इस हवा के बीच में एक प्राचीन ऋषि थे जो ध्यान में बैठे थे, लेकिन उनका शरीर पारदर्शी था। वे बोले, मैं वायु का संरक्षक हूँ। तुमने 3 तत्व तो जीत लिए, लेकिन चौथा सबसे कठिन है क्योंकि हवा को पकड़ा नहीं जा सकता। तुम्हें मेरी एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। इस किले के चारों तरफ 4 दिशाओं में 4 पत्थर हैं। तुम्हें सिर्फ 3 मिनट में चारों पत्थरों को छूना है और बीच में लौटना है, वरना तुम हमेशा के लिए इस वायुभंवर में फंस जाओगे। विक्रम ने बिना देर किए दौड़ना शुरू किया। उसने अपने पास की सारी शक्तियों का उपयोग किया। धरती के हीरे ने उसे जमीन पर टिकाए रखा, अग्नि की मणि ने उसे गर्माहट दी, जल के मुकुट ने उसे वाष्प बनाकर तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता दी। वह हवा में उड़ता हुआ, कभी दौड़ता हुआ, पहले उत्तर का पत्थर छुआ, फिर दक्षिण, फिर पूर्व, फिर पश्चिम। वापसी में ठीक तीसरी मिनट पर वह ऋषि के सामने आ गिरा। ऋषि ने आंखें खोली और अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। अब तुम सब कुछ हो। अगले ही पल ऋषि गायब हो गए और उनकी जगह पर हवा का एक सफेद रिबन बन गया, जो धीरे धीरे विक्रम के गले में पहनने योग्य एक अदृश्य कवच में बदल गया। विक्रम वापस बेस कैंप लौटा। उसके पास अब चारों तत्व थे, लेकिन जैसे ही उसने उन सभी को एक साथ मिलाया, उसके शरीर में एक जबरदस्त बदलाव आया। उसके हाथ का तिलक पूरे शरीर में फैल गया, उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई और वह हवा में उठने लगा। वह देख सकता था कि पूरे विश्व में कहीं भी कुछ भी हो रहा है। उसने अपने पुराने दोस्तों की आत्माओं को एक अलग आयाम में बंद देखा। उसने अपने मन की शक्ति से उस आयाम का दरवाजा खोला और 3 चीखें सुनाई दी। करण, रिया और उसकी पूरी टीम फिर से जीवित होकर उसके सामने खड़ी थी। वे सब हैरान थे। उन्हें याद भी था कि वे मर चुके थे, लेकिन अब वे फिर से जीवित थे। लेकिन इस शक्ति का एक अंधकारमय पहलू था। जैसे जैसे विक्रम अपनी शक्ति का उपयोग कर रहा था, उसकी उम्र घटती जा रही थी। उसके बाल एक साथ सफेद हो गए, उसकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगीं। वह समझ गया कि वह धीरे धीरे मर रहा है। उसने अपने दोस्तों को गले लगाया और उनसे कहा, मैंने यह सब इसलिए किया ताकि तुम वापस आओ। अब मेरा समय पूरा हुआ। कर्ण ने कहा, नहीं, हम तुम्हें फिर से मरने नहीं देंगे, बॉस। उन्होंने विक्रम को जबरदस्ती गुरु द्रोण के पास वापस ले जाया। गुरु द्रोण ने देखा कि विक्रम के अंदर सारी शक्तियां संतुलित नहीं थी, बल्कि वे अराजकता में थीं। उन्होंने विक्रम के शरीर पर प्राचीन मंत्रों का जाप किया और उन सभी 4 तत्वों को उसके शरीर से बाहर निकालकर एक पत्थर में बंद कर दिया। विक्रम बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो वह एक सामान्य इंसान था। न तिलक था, न शक्तियां थीं, लेकिन वह जीवित था और उसके दोस्त भी जीवित थे। गुरु द्रोण ने उस पत्थर को काली घाटी की गुफा के सबसे गहरे हिस्से में फेंक दिया और उस गुफा को एक बार फिर से सील कर दिया। उसने कहा, यह शक्ति इंसानों के लिए नहीं है। हमने इसका दुरुपयोग होते देखा है और अब इसे हमेशा के लिए दफन कर देना चाहिए। विक्रम और उसकी टीम ने उसी गांव में रहना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने एक प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां वे जरूरतमंद लोगों को आपातकालीन स्थितियों में खुद को बचाने के तरीके सिखाते थे। विक्रम को अब न तो कोई दिव्यास्त्र चाहिए था, न कोई तिलक। उसके दोस्त वापस आ गए थे और उसका जीवन पूरा हो चुका था। फिर भी कभी कभी रातों को जब बारिश होती थी, वह उस गुफा की तरफ देखता, जहां अब सिर्फ एक बंद दरवाजा था। उसे याद आता था कि कैसे एक साधारण सिपाही ने असंभव को संभव कर दिखाया था, और फिर वह मुस्कुराते हुए अपनी चाय का घूंट पी लेता था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस गुफा के पीछे अब भी कोई देख रहा था, कोई जो पत्थर के रूप में बंद उन शक्तियों को फिर से खोलना चाहता था। अंधेरा हमेशा इंतजार करता है और विक्रम को फिर से उठना पड़ेगा, लेकिन वह कहानी किसी और दिन की है। उस दिन के बाद करीब 6 महीने बीत चुके थे। रामगढ़ गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। विक्रम और उसकी टीम ने मिलकर वहां एक छोटा सा आश्रम बना लिया था, जहां वे न सिर्फ आत्मरक्षा सिखाते थे, बल्कि आसपास के जंगलों में खोए हुए पर्यटकों को बचाने का काम भी करते थे। करण, जो विक्रम का सबसे करीबी दोस्त था और जिसकी मौत विक्रम ने अपनी आंखों से देखी थी, अब हर सुबह उसके साथ दौड़ लगाता था। रिया, जो टीम की स्नाइपर थी, अब गांव के बच्चों को निशानेबाजी सिखाती थी, लेकिन असली हथियारों से नहीं, बल्कि पत्थरों और गुलेल से।
टीम के बाकी सदस्य समीर, अंकित और मनोज ने मिलकर गांव में एक छोटा सा अस्पताल भी खोल दिया था, जहां वे मुफ्त में इलाज करते थे। विक्रम को अब वो दिन याद आते जब वह अकेला था, अपने भूतों के साथ रहता था। आज उसके पास एक नया परिवार था, लेकिन उसकी नींद अभी भी पूरी नहीं होती थी। हर रात वह सपने में उस काले भेड़िए को देखता जो गुफा में उस पर टूटा था, और एक अजीब सी आवाज़ उसे बुलाती थी, एक ऐसी आवाज़ जो उसकी माँ की लगती थी। हालांकि उसकी माँ तो 20 साल पहले मर चुकी थी। वह इन सपनों को अनदेखा करने की कोशिश करता, लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि सपना हकीकत बन गया। गांव के 3 युवक शिकार करने के बहाने जंगल में गए थे और वापस नहीं लौटे। उनके परिवार वाले विक्रम के पास आए। विक्रम ने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया। उस रात चांद नहीं था, तारे भी धुंध में छिपे हुए थे। 8 बजे के करीब वे सब जंगल में दाखिल हुए। करण ने अपने हाथ में एक शक्तिशाली टॉर्च ले रखी थी, रिया के कंधे पर एक रस्सी लटक रही थी, और बाकी लोगों के पास चाकू और छोटे हथियार थे। विक्रम के पास अब कोई अलौकिक शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास उसका अनुभव था और उसका वह पुराना सैन्य प्रशिक्षण जो उसे कभी धोखा नहीं देता था। जंगल में घुसते ही उन्हें चीजें अजीब लगने लगीं। पेड़ अपनी जगह से हिल रहे थे, मानो कोई अदृश्य हवा उन्हें हिला रही हो। समीर, जो टीम का ट्रैकिंग एक्सपर्ट था, उसने जमीन पर पैरों के निशान देखे, लेकिन वे 3 युवकों के नहीं थे, बल्कि एक विशाल प्राणी के थे, जिसके प्रत्येक पैर के निशान 3 फीट लंबे थे। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे वह रात याद आ गई जब वह उसी जंगल में गुफा के पास पहुंचा था। उसने सबको हाथ से इशारा किया कि रुक जाए और सन्नाटा करे। तभी दूर से चीखें सुनाई दी। वे तीनों युवक किसी चीज से बहुत डरे हुए थे। उनकी चीखें जंगल के एक छोर से आ रही थी। विक्रम की टीम तुरंत उस दिशा में बढ़ी। वे घने झाड़ियों को चीरते हुए एक छोटी सी घाटी में पहुंचे, जहां का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। तीनों युवक एक विशाल पेड़ से बंधे हुए थे और उनके चारों तरफ वही काले भेड़िए खड़े थे, लेकिन इस बार उनकी संख्या 6 थी। वे भेड़िए इंसानी आवाज में बात कर रहे थे। उनमें से एक, जो बाकियों से बड़ा था, उसने कहा, उन तीनों को खाना अभी मत, हम इस जाल में बड़ी मछली फंसाने वाले हैं। वह आएगा जिसके हाथ पर कभी तिलक था, और तब हम उसका खून पीकर फिर से शक्तिशाली हो जाएंगे। विक्रम ने महसूस किया कि यह जाल उसी के लिए बिछाया गया था। ये वही प्राणी थे जो काली घाटी की गुफा से बाहर आए थे जब उसने खजाने के दरवाजे खोले थे। गुरु द्रोण ने उन्हें वापस कीड़ा नहीं करने दिया था, लेकिन वे जंगल में ही कहीं छिप गए थे। अब वे विक्रम की उस शक्ति को पाना चाहते थे जो अब उसके पास नहीं थी। विक्रम ने अपनी टीम को धीरे से घेरा बनाने का इशारा किया। करण दाहिनी तरफ गया, रिया बाईं तरफ, जबकि समीर और अंकित पीछे से। विक्रम ने अपनी जेब से एक छोटा सा दर्पण निकाला जो गुरु द्रोण का दिया हुआ था। उस दर्पण में प्राचीन मंत्र लिखे थे और गुरु द्रोण ने उसे बताया था कि जब बहुत मुश्किल हो तो इस दर्पण को सूरज की रोशनी दिखाना। लेकिन अब तो रात थी और न सूरज था न चांद, सिर्फ अंधेरा था। तभी एक भेड़िए ने विक्रम की गंध सूंघ ली। वह दहाड़ा और सीधा विक्रम की तरफ दौड़ा। विक्रम के पास राइफल नहीं थी, उसके पास सिर्फ एक छुरी थी। उसने उस भेड़िए को अपनी तरफ आते देखा और ठीक समय पर कूदकर उसकी पीठ पर चढ़ गया। वह भेड़िया उसे उतार फेंकने के लिए जोर से हिला, लेकिन विक्रम ने अपनी छुरी उसकी गर्दन पर रख दी। भेड़िया जोर से चिल्लाया और बाकी भेड़िए भी हमला करने के लिए झपटे। तभी करण और रिया ने आग लगा दी। समीर ने पास में ही मिले खाली डिब्बों में पेट्रोल डालकर उनमें आग लगा दी थी और उन डिब्बों को भेड़ियों की तरफ फेंका। भेड़ियों को आग से डर लगता था, वे पीछे हटने लगे, लेकिन बड़ा भेड़िया, जो उनका सरदार था, नहीं हटा। उसने विक्रम की ओर देखा और उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली। वह रोशनी सीधे विक्रम के दिल पर लगी और विक्रम वहीं ठिठक गया। उसकी सांसें रुकने लगी, उसके पैर जमीन से चिपक गए। तब रिया ने अपनी स्नाइपर स्किल को तेजी से इस्तेमाल किया। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे इतनी ताकत से भेड़िए की आंख पर मारा कि भेड़िया चीख कर पीछे हट गया। उसकी रोशनी बंद हो गई। विक्रम फिर से सांस ले पाया। उसने तुरंत अपनी जेब से गुरु द्रोण वाला दर्पण निकाला और किसी तरह उसे रिया के जलते हुए डिब्बे की रोशनी दिखाई। दर्पण ने उस रोशनी को सोख लिया और फिर उसे सैकड़ों गुना बढ़ाकर एक बेहद तेज चमक के रूप में बाहर फेंक दिया। पूरा जंगल दिन जैसा उज्ज्वल हो गया और भेड़ियों की आंखें उस रोशनी से अंधी हो गईं। वे बेतहाशा इधर-उधर भागने लगे
और फिर धीरे धीरे वे जमीन में समाते चले गए, जैसे कभी थे ही नहीं। तीनों युवक बंधन मुक्त हो गए और वे विक्रम की टीम को धन्यवाद देते हुए गांव लौट आए। लेकिन उस रात के बाद गांव में भेड़ियों के वापस आने की अफवाहें फैलने लगीं। लोगों का कहना था कि उन भेड़ियों ने अंधे होने से पहले कुछ गुर्राया था, जिसका मतलब था हम वापस आएंगे और तब हमारी रानी आएगी। गुरु द्रोण जब इस बात को सुनकर बेहद चिंतित हो गए। उन्होंने विक्रम को बुलाकर कहा, बेटा, मुझे लगता है कि उस गुफा में अभी और कुछ बचा है, शायद कोई अंडा या कोई स्रोत जिसे हमने नष्ट नहीं किया, और उस स्रोत से निकलेगी एक रानी जो इन सब भेड़ियों की मालकिन है। अगर वह आ गई तो न केवल हमारा गांव बल्कि पूरा प्रदेश खतरे में पड़ जाएगा। विक्रम ने फिर से अपनी टीम को इकट्ठा किया। इस बार उनके पास कोई दिव्य अस्त्र नहीं था, कोई जादुई तिलक नहीं था, उनके पास सिर्फ अपना दम था। विक्रम ने कहा, हमें उस गुफा के अंदर जाना होगा, गहरे में जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। हमें उस अंडे या स्रोत को नष्ट करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कर्ण ने कहा, बॉस, पिछली बार हमने देखा था कि वहां एक पूरा शहर था, सिर्फ एक गुफा नहीं। हो सकता है कि वहां अभी भी कोई राजा या रानी सो रही हो। रिया ने कहा, अगर हम नष्ट करते हैं तो हम उस खजाने को भी नष्ट कर सकते हैं, लेकिन खतरा तो खतरा है। वे अगले दिन सुबह होते ही निकल पड़े। इस बार वे बेहतर तरीके से तैयार थे। उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर थे, गैस मास्क थे, रस्सियां थीं और एक नया इन्वेंशन था। गुरु द्रोण ने बारूद और कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर एक विस्फोटक बनाया था जो सिर्फ प्राचीन चीजों को नष्ट कर सकता था, इंसानों या पत्थरों को नहीं। विक्रम ने उस विस्फोटक को अपने बैग में रख लिया। उन्होंने उसी रास्ते से प्रवेश किया जहां से पहले विक्रम ने प्रवेश किया था, लेकिन इस बार गुफा का रास्ता बदल चुका था। पहले की सीढ़ियां अब नहीं थी, बल्कि एक बड़ा सा गड्ढा था जिसके अंदर से भयानक ठंडी हवा निकल रही थी। विक्रम ने सबसे पहले रस्सी बांधी और नीचे उतरना शुरू किया। कर्ण और रिया उसके पीछे उतरे। नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक विशाल हॉल है जिसकी छत पर सैकड़ों चमगादड़ लटक रहे थे और फर्श पर उनका गोबर जमा होकर पत्थर बन चुका था। हॉल के बीच में एक पत्थर का तख्त था और उस तख्त पर एक महिला की आकृति थी जो सोने के कवच में ढकी हुई थी। उसके बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे और उसकी आंखें बंद थीं। उसके चारों तरफ छोटे छोटे काले अंडे रखे थे। ये वही अंडे थे जिनसे वे भेड़िए पैदा हुए थे। विक्रम ने कर्ण से कहा, विस्फोटक लगाओ। कर्ण ने आगे बढ़कर अंडों के पास विस्फोटक रखना शुरू किए। तभी उस महिला की एक आंख खुली। वह आंख लाल थी, जैसे आग का गोला हो। महिला ने अपना हाथ उठाया और कर्ण हवा में उठकर दीवार से जा लगा। विक्रम चिल्लाया, कर्ण! रिया ने अपनी रस्सी से उस महिला के हाथ को बांधने की कोशिश की, लेकिन महिला ने रस्सी को तोड़कर आग में बदल दिया। यह कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि काली घाटी की रानी थी जो हजारों सालों से सो रही थी और अब जाग चुकी थी। विक्रम ने देखा कि उसकी टीम खतरे में है। उसने अपने पास मौजूद एकमात्र हथियार गुरु द्रोण का वही दर्पण निकाला, लेकिन दर्पण फिर से चमका नहीं क्योंकि उसमें पहले वाली रोशनी की एनर्जी खत्म हो चुकी थी। उसने दर्पण फेंक दिया और अपनी छुरी लेकर सीधा रानी पर झपटा। रानी ने उसे एक झटके में उड़ा दिया और वह हवा में जाकर पत्थर की दीवार से टकराया। उसकी पसली टूट गई, उसके मुंह से खून निकल आया। रिया ने चिल्लाकर कहा, विक्रम! और फिर उसने अपनी सारी ताकत से एक पत्थर को रानी के सिर पर दे मारा, लेकिन रानी का कवच पत्थर को चकनाचूर कर दिया। तभी विक्रम के हाथ का वह पुराना तिलक फिर से जलने लगा। जब रानी ने उसे इतनी ताकत से मारा तो उसके शरीर के अंदर दबी हुई पुरानी शक्तियां फिर से सक्रिय हो गई थी। वह तिलक पहले से भी अधिक चमक रहा था। विक्रम ने अपने शरीर में एक अपार शक्ति महसूस की। वह उठा और उसकी आंखों से सफेद रोशनी निकलने लगी। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और रानी के कवच को पिघलाना शुरू कर दिया। रानी चीखी, नहीं, यह असंभव है, तुमने अपनी शक्ति खो दी थी। विक्रम ने कहा, हाँ, मैंने खो दी थी, लेकिन तुमने मुझे मारकर उसे फिर से जगा दिया। अब तुम्हारा अंत हो गया। उसने आखिरी ताकत लगाकर रानी के दिल पर अपना हाथ रखा और तिलक से निकली रोशनी ने रानी के अंदर के हर अणु को नष्ट कर दिया। रानी पिघलकर राख हो गई और उसके साथ सारे अंडे भी फट गए। लेकिन विस्फोट इतना तेज था कि पूरी गुफा ढहने लगी। विक्रम ने देखा कि उसकी टीम घिर चुकी है। उसने अपनी बची हुई शक्ति को इकट्ठा किया और एक सुरक्षा कवच बनाकर सभी को अपने पास खींच लिया।
फिर उसने दीवार में एक दरार बनाई जो बाहर निकलने का रास्ता थी। वे सब भागते हुए बाहर आ गए। ठीक उसी समय जब गुफा पूरी तरह से ढह गई, गांव लौटकर विक्रम ने देखा कि उसके हाथ का तिलक फिर से गायब हो चुका था। लेकिन इस बार उसे पता था कि वह शक्ति हमेशा उसके अंदर कहीं न कहीं मौजूद है। उसने फैसला किया कि अब वह उस शक्ति का उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो। वह और उसकी टीम सामान्य जीवन जीने लगे, लेकिन उनकी आंखें हमेशा उस जंगल पर रहती थीं, जहां अब एक पुरानी ढही हुई गुफा के अलावा कुछ नहीं था। गुरु द्रोण एक दिन विक्रम के पास आए और बोले, बेटा, अब तुम असली योद्धा बन गए हो, क्योंकि तुमने शक्ति को छोड़ना भी सीख लिया। यही सबसे बड़ा तप है। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, गुरुजी, अब मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे दोस्त मेरे साथ हों और यह गांव सुरक्षित रहे। बाकी सब तो मिट्टी है। लेकिन रात के सन्नाटे में जब तारे चमकते थे और हवा जंगल से होकर गुजरती थी, विक्रम कभी कभी उस गुफा की तरफ देखता जहां अब बस एक ढेर था। उसे लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ तो बचा है, कोई ना कोई रहस्य अभी भी उस पहाड़ के नीचे दबा है। और सच भी था। गुफा के ढहने के 7वें दिन ढही हुई शिला के नीचे से एक हरी चमक निकली थी, जिसे किसी ने नहीं देखा। वह चमक एक छोटे से बीज की तरह थी, जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। वह बीज किसी और कहानी की शुरुआत थी, जिसका नायक शायद विक्रम नहीं, बल्कि कोई और होगा। परंतु अभी के लिए विक्रम को शांति मिल गई थी और कहानी को पूर्ण विराम लग गया था। पूर्ण विराम लगने के बाद भी कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे सिर्फ विराम लेती हैं। हरी चमक वाला वह बीज जो गुफा के मलबे के नीचे दबा था, धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसे बढ़ने में महीनों लग गए और उस दौरान विक्रम पूरी तरह से अपनी सामान्य जिंदगी में लौट चुका था। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर गांव के आसपास के जंगलों में गश्त लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब कोई खतरा नहीं था। रामगढ़ के लोग भी धीरे धीरे उन भेड़ियों और रानी की बातें भूल चुके थे। बच्चे फिर से उसी जंगल में खेलने जाने लगे थे जहां कभी डर के साए मन डराते थे। विक्रम की टीम ने जंगल के किनारे एक छोटा सा चौकी बना लिया था, जहां से वे पूरे इलाके पर नजर रखते थे। एक दिन बारिश के मौसम की शुरुआत हुई। पहली बारिश की बूंदें जब जमीन पर गिरी तो विक्रम अपनी चौकी की छत पर बैठा चाय पी रहा था। उसने देखा कि दूर जंगल के उस पार, जहां कभी काली घाटी की गुफा हुआ करती थी, वहां से एक हरे रंग का धुआं उठ रहा है। उसने अपनी आंखें मली, सोचा कि शायद बारिश के कारण कोई भ्रम हो रहा है, लेकिन धुआं लगातार बढ़ रहा था। उसने तुरंत करण को बुलाया। करण ने दूरबीन से देखा तो उसके चेहरे के हाथ उड़ गए। बॉस, वहां कुछ है, कोई हरी रोशनी, बहुत तेज। वे तुरंत अपने गियर लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। इस बार बारिश के कारण रास्ता और भी मुश्किल था। कीचड़ में पैर धंस रहे थे, पेड़ों से पानी टपक रहा था और बिजली की चमक से कभी कभी पूरा जंगल दिन जैसा उज्ज्वल हो जाता था। लगभग 1 घंटे की कठिन यात्रा के बाद वे उस जगह पर पहुंचे जहां कभी गुफा का मुंह था। अब वहां एक बड़ा सा गड्ढा था जो ढहने के बाद बना था, और उस गड्ढे के बीचों बीच एक हरा पेड़ उगाया था। लेकिन यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। उस पेड़ की छाल पन्ने की तरह चमक रही थी, उसकी पत्तियां सोने की तरह पीली थीं, और उसके तने पर एक चमकता हुआ फल लगा था। एक ऐसा फल जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर पूरा आकाश समाया हो। विक्रम ने उस फल को करीब से देखा। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, एक तेज हवा चली और फल अपने आप तने से टूटकर उसके हाथों में आ गिरा। फल के अंदर से एक आवाज आई, एक बच्चे की आवाज जो कह रही थी, तुमने मेरी मां को मारा, अब तुम मेरे पिता हो। विक्रम चौंक गया। उसने फल को वापस पेड़ पर रखने की कोशिश की, लेकिन फल उसके हाथ से चिपक गया। तभी रिया ने चिल्लाकर कहा, विक्रम, देखो पीछे। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा तो वही 6 काले भेड़िए, जिन्हें उन्होंने पहले हराया था, फिर से वहां खड़े थे। लेकिन इस बार वे झुक रहे थे। वे नहीं लड़ रहे थे, बल्कि साष्टांग प्रणाम कर रहे थे विक्रम को। विक्रम के हाथ में वह फल फट गया और उसके अंदर से एक छोटी सी लड़की निकली, जो नवजात शिशु के आकार की थी, लेकिन उसकी आंखें बूढ़े इंसान की तरह गहरी और समझदार थीं। वह लड़की बोली, मैं वही हूं जिसे तुम रानी कहते थे। तुमने मेरे पिछले शरीर को नष्ट कर दिया, लेकिन मैं एक बीज के रूप में बच गई। अब तुम्हारे हाथ ने मुझे नया जीवन दिया है, इसलिए तुम मेरे पिता हो। और जैसे बच्चा अपने पिता के समान होता है, वैसे ही अब मैं भी तुम्हारी तरह ही रहूंगी। मुझे डरो मत, मैं वह नहीं रही जो पहले थी। विक्रम हैरान था।
उसकी टीम भी स्तब्ध थी। करण ने कहा, बॉस, यह तो कोई जाल है, हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए। लेकिन विक्रम ने उस छोटी लड़की को अपनी हथेली पर उठाया और उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई बुराई नहीं थी, बल्कि एक अनंत पीड़ा थी, हजारों सालों की पीड़ा, बिना माँ बाप के बीती पीड़ा। विक्रम ने अपने बचपन के दिन याद किए, जब उसकी माँ भी उसे इसी तरह अपनी गोद में उठाती थी। उसने फैसला किया, यह अब मेरी बेटी है, मैं इसे अपनाता हूँ। लड़की मुस्कुराई और उसके मुस्कुराते ही पूरे जंगल में फूल खिल गए। बारिश रुक गई और बादलों के बीच से सूरज की किरणें निकलीं। वे भेड़िए जो पहले दुश्मन थे, अब पिल्लों की तरह लिपटने लगे। विक्रम ने लड़की का नाम रखा कालिका, क्योंकि वह काली घाटी से आई थी। लेकिन अब वह काली नहीं, बल्कि प्रकाश थी। गांव लौटने पर गुरु द्रोण ने जब यह सब देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, यह सबसे बड़ा चमत्कार है विक्रम, तुमने बुराई को मिटाया नहीं, बल्कि उसमें अच्छाई पैदा कर दी। असली जीत यही है कि दुश्मन को दोस्त बना लिया जाए। कालिका बहुत तेजी से बढ़ने लगी। एक हफ्ते में वह 3 साल के बच्चे जैसी हो गई, 1 महीने में 10 साल की, और 3 महीने में वह एक युवा लड़की बन गई, जो दिखने में बिल्कुल सामान्य थी, सिवाय उसके हरे भरे बालों के। उसने विक्रम की टीम से लड़ना सीखा, पढ़ना सीखा, और सबसे बढ़कर इंसान होने का मतलब समझा। एक दिन कालिका विक्रम के पास आई और बोली, पिताजी, मुझे अपने पिछले जीवन की सब बातें याद हैं। मैंने हजारों साल पहले इस धरती पर बहुत बुराइयां की थी, क्योंकि मुझे किसी ने प्यार नहीं दिया था। मेरे अपने माता पिता ने मुझे इस गुफा में कैद कर दिया था, क्योंकि मैं अलग थी। फिर तपस्या और क्रोध ने मुझे राक्षसी बना दिया। लेकिन तुमने मुझे अपनी हथेली पर उठाकर जो प्यार दिया, वह मेरे अंदर की सारी कालिमा को धो गया। अब मैं वह करना चाहती हूँ जो मैंने कभी किया ही नहीं, अच्छाई। विक्रम ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, अब हम साथ में यहाँ के जंगलों और लोगों की रक्षा करेंगे। लेकिन अच्छाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। जिस दिन कालिका ने अपनी नई शक्तियों का उपयोग गांव के लिए करना शुरू किया, उसी दिन दूर दिल्ली में एक गुप्त प्रयोगशाला में किसी ने उस हरी चमक को सेंसर से पकड़ लिया। वह था डॉ. अर्जुन माथुर, एक वैज्ञानिक जिसने अपना पूरा जीवन उसी तरह की ऊर्जा पर शोध किया था। उसने विक्रम और कालिका के बारे में सब कुछ जान लिया। उसका मानना था कि यह ऊर्जा अगर सही हाथों में लगे तो दुनिया की हर बीमारी का इलाज हो सकता है, हर युद्ध रुक सकता है। लेकिन उसके साथ ही एक भ्रष्ट उद्योगपति इस ऊर्जा को हथियार बनाना चाहता था। क्या माथुर दुविधा में था कि वह इस रहस्य को सार्वजनिक करे या नहीं। उधर रामगढ़ में विक्रम और कालिका ने मिलकर एक स्कूल खोला, जहां बच्चों को जंगलों को बचाने और प्रकृति से जुड़ने की शिक्षा दी जाती थी। कालिका ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरे गांव में फलदार पेड़ लगा दिए और नदियों को साफ कर दिया। गांव अब पहले से कहीं अधिक समृद्ध हो गया था। लेकिन सुख के इस दौर में विक्रम को कभी कभी चिंता सताती थी। उसे पता था कि कालिका की शक्तियां असीमित हैं और ऐसी शक्ति का दुरुपयोग कोई न कोई करेगा। एक रात जब विक्रम सो रहा था, तभी गुरु द्रोण ने अचानक उसे जगाया। विक्रम, उठो, मुझे दूर से कई हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनाई दे रही है। विक्रम बिस्तर से उठा और बाहर निकला। आसमान में 10 हेलीकॉप्टर आ रहे थे, और इस बार वे ब्लैक होराइजन के नहीं थे, बल्कि सेना के थे। हेलीकॉप्टरों से सीढ़ियां उतरी और सेना के जवान उतरने लगे। उनके साथ एक आदमी बिना वर्दी के भी था, वह डॉ. अर्जुन माथुर था। विक्रम ने अपनी राइफल उठाई, लेकिन सेना के एक अधिकारी ने आगे बढ़कर कहा, शांत रहो, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं। हमें उस लड़की से मिलना है जिसमें अलौकिक क्षमताएं हैं। विक्रम ने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। करण, रिया, समीर, अंकित और मनोज सब वहां आ खड़े हुए। विक्रम ने कहा, आप उस लड़की को तब तक नहीं ले जा सकते जब तक वह खुद न चाहे। क्या? माथुर ने आगे बढ़कर कहा, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। उसके अंदर जो शक्ति है वह पूरी मानवता के लिए वरदान हो सकती है। हम एक प्रयोगशाला में उस शक्ति का अध्ययन करना चाहते हैं, ताकि कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज खोजा जा सके। विक्रम ने कहा, प्रयोगशाला? यानी तुम उसे कैद करना चाहते हो? क्या? माथुर चुप हो गया। तभी कालिका वहां आई। उसने कहा, पिताजी, मैंने उनकी बातें सुन ली, मैं उनके साथ चलूंगी। विक्रम चौंक गया। क्या? कालिका मुस्कुराई, मैं जानती हूं कि मेरी शक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है। अगर यह गलत हाथों में पड़ गई तो मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूं।
लेकिन अगर मैं खुद जाकर इसका सही उपयोग करूं, तो शायद मैं उन सब गलतियों को सुधार सकती हूं जो मैंने अपने पिछले जीवन में की थी। मुझे जाने दो, पिताजी। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम बहुत छोटी हो, कालिका। कालिका ने कहा, मेरी उम्र हजारों साल है, पिताजी। अब समय आ गया है कि मैं अपनी जिम्मेदारी लूं। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और माथुर से कहा, ठीक है, वह जाएगी, लेकिन एक शर्त पर मैं और मेरी टीम भी उसके साथ रहेंगे। हर समय जहां वह जाएगी, हम भी जाएंगे। त माथुर ने कुछ देर सोचा और फिर सहमति जता दी। कालिका, विक्रम और उसकी पूरी टीम ने हेलीकॉप्टरों में सवार होकर रामगढ़ छोड़ दिया। गांव वाले खड़े होकर उन्हें विदा कर रहे थे। गुरु द्रोण ने आशीर्वाद दिया। दिल्ली के उस प्रयोगशाला में पहुंचकर माथुर ने कालिका की शक्तियों का परीक्षण किया। उसने देखा कि कालिका के शरीर में एक अनोखी बायो एनर्जी है, जो न केवल बीमारियों को ठीक कर सकती है, बल्कि मरे हुए पौधों और जानवरों को भी पुनर्जीवित कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही उस ऊर्जा में एक अंधकारमय पक्ष भी था। अगर कालिका क्रोधित हो जाए, तो वह उसी ऊर्जा से विनाश भी कर सकती है। यह माथुर ने कालिका को प्रशिक्षित करने का बीड़ा उठाया, ताकि वह अपनी शक्तियों पर पूरा नियंत्रण कर सके। एक दिन प्रयोगशाला में एक विस्फोट हुआ। वह उद्योगपति, जो पहले माथुर का साथी था, उसने प्रयोगशाला में सेंध लगा दी थी और वह कालिका की शक्तियों को अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहा था। उस आदमी का नाम था रघुवीर सिंह, जो एक हथियार कारोबारी था। उसने विक्रम पर हमला कर दिया और कालिका को बंदी बना लिया। विक्रम और उसकी टीम ने जोरदार मुकाबला किया, लेकिन रघुवीर के पास आधुनिक तकनीक थी, प्लाज्मा शील्ड, ऊर्जा हथियार और एक पूरी सेना। आखिरी लड़ाई में जब सब कुछ लगभग हार चुका था, तब कालिका ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने एक तेज रोशनी पैदा की, जिसने रघुवीर के सारे हथियार बेकार कर दिए, लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंचाई। उसने कहा, मैंने सीखा है कि हिंसा से हिंसा नहीं मिटती। आप जा सकते हैं, रघुवीर, लेकिन अगर आपने फिर से कोशिश की, तो मैं आपकी सारी सैन्य ताकत को हवा में उड़ा दूंगी बिना खून बहाए। रघुवीर डर गया और वहां से भाग गया। उस दिन के बाद माथुर ने फैसला किया कि कालिका जैसी शक्ति को दुनिया से छिपाना ही बेहतर होगा। उसने विक्रम और उसकी टीम के साथ मिलकर कालिका को फिर से रामगढ़ भेज दिया, लेकिन इस बार उस प्रयोगशाला के कुछ उपकरण और ज्ञान भी साथ दिए। विक्रम अब जानता था कि उसकी बेटी साधारण नहीं है, लेकिन वह असाधारण भी नहीं है। वह बस एक लड़की है जिसे प्यार और सुरक्षा की जरूरत है, बाकी सब कुछ गौण है। रामगढ़ लौटकर कालिका ने फिर से अपना स्कूल ज्वाइन कर लिया, इस बार एक सामान्य छात्रा के रूप में। उसने अपनी शक्तियों को छुपाना सीख लिया था और उनका इस्तेमाल सिर्फ तभी करती थी जब विक्रम की अनुमति हो। लेकिन एक रात जब चांद पूरा था और तारे चमक रहे थे, विक्रम ने देखा कि कालिका अपने कमरे में बैठी हरे आकाश की तरफ देख रही है। वह बोली, पिताजी, क्या आपको लगता है कि इस ब्रह्मांड में मेरे जैसे और भी लोग हैं? विक्रम ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। हो सकता है कहीं ना कहीं और भी हों, लेकिन जरूरी यह है कि तुम अकेली नहीं हो। मैं हूं, तुम्हारी टीम है, पूरा गांव है। कालिका मुस्कुराई और विक्रम की गोद में सो गई। उसी रात दूर एक अन्य ग्रह पर, जो इस धरती से हजारों प्रकाश वर्ष दूर था, एक विशालकाय हरी आंख खुली। उस आंख ने पृथ्वी की तरफ देखा, विशेष रूप से उस स्थान को जहां कालिका रहती थी। एक गहरी आवाज गूंजी, बेटी, तुम जिंदा हो, मैं तुम्हें ढूंढूंगा और इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पूरा ग्रह उस आवाज से कांप उठा, लेकिन पृथ्वी पर सब कुछ शांत था और कालिका ने सपने में देखा कि वह अपनी असली माँ से मिल रही है, वह माँ जिसने उसे हजारों साल पहले उस गुफा में कैद कर दिया था। सपने में उसकी माँ रो रही थी और कालिका भी रो रही थी। यह कहानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक अध्याय समाप्त होता तो दूसरा शुरू हो जाता था, क्योंकि सच तो यही है कि वीरों की कहानियां कभी समाप्त नहीं होती, वे सिर्फ आगे बढ़ती हैं।